हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्लास 11 का बहुत शानदार चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसे हम पूरा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म कर चुके थे। उसके बाद एनसीईआरटी के आपको सोल्यूशन भी करवा दिए गए थे। अब अगर आपके दिल में ये दरकार रह जाती है कि सर अगर एक वन शॉट आ जाता तो मजा आ जाता, तो जी लीजिए, आ गया आपके सामने वन शॉट कंप्लीट चैप्टर रिविजन। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम बिल्कुल वर्क से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन चेक करेंगे, उसके बाद कौन कौन से इसके बेसिक फॉर्मूले आ रहे थे वो चेक करेंगे, उसके बाद एनर्जी, फिर पावर, फिर कोलिजन। तो हर एक चीजों को एकदम डिटेल में जितना पॉसिबल हो सकता है कंप्लीट ड्यूरेशन के अंदर वो कवर करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, आपका काम बस यहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज अब यहां पे क्या हुआ है कि स्लाइड्स कम हो गई है, कंटेंट कम हो गया, उसको बहुत जल्दी करना है रिप्रेजेंट। तो आप ना बस इतना करते हुए चलेगा साथ साथ कि चीजों को तरीके से लिखते हुए चलेगा। ठीक है, उसके बाद कहानी आपकी बड़ी आसान होने वाली। ठीक है, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगाते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई साहब आ जाओ पहली वाली चीज पे। ठीक है, तो पहले क्या आ गया, इस चैप्टर का जो पहला नाम था वर्क, एनर्जी एंड पावर में जो वर्क आता है, तो पहले हम शुरुआत करने वाले हैं वर्क से। ठीक है, देख लो भाई साहब वर्क क्या होता है, वर्क को डिफाइन कैसे करा गया। तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। पहली बात तो यह है कि वर्क अगर आपको डिफाइन करना है तो वर्क इज ऑलवेज डन बाय अ फोर्स। बिना किसी फोर्स को अप्लाई किए बगैर या बिना किसी फोर्स के अगेंस्ट काम किए बगैर वर्क नहीं हो सकता। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो आपको अभी दिमाग में क्या अटकाना है, वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है एफ एस कॉस थीटा। वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या आ रहा है, एफ एस कॉस थीटा। और इसके लिए जो डायग्राम पूरा बनता है वो ऐसा बनता है, ये हमारे पास ग्राउंड हो गया, ये हमारे पास एक बॉडी हो गई, और अगर हमने इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, लेट्स से कि अगर मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया ऐसे एफ के बराबर, ठीक है, तो ये बॉडी में क्या करवाएगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाएगा। कुछ समय के बाद बॉडी डिस्प्लेस होते होते यहां पाई जाएगी। ठीक है, कुछ समय के बाद बॉडी पाई जाएगी यहां पे। ठीक है, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने झेला वो डिस्प्लेसमेंट हुआ था इस तरफ। ठीक है, और फोर्स अप्लाई हुआ इस तरफ। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज थीटा, और इसी के साथ यहां पे वर्क का फॉर्मूला आ गया था F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई है पक्का। अब क्या होता है, फोर्स जो होता है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये x पर भी काम करेगी आई कैप, ये फोर्स y पर भी काम करेगा जे कैप, और ये वाला फोर्स z पर भी काम करेगा के कैप। सिमिलरली अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पर भी होगा आई कैप, डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पर भी होगा जे कैप, डिस्प्लेसमेंट z एक्सिस पर भी होगा के कैप। ठीक है, तो इन दोनों का आप करेंगे डॉट प्रोडक्ट, दैट डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू गिव यू वर्क डन। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। 3 2 1 रेडी गो डन। नोट कर लिया, चलो अब जो यहां पे लिखा हुआ था वही तो लिखा हुआ था। ठीक है, वर्क इज डिफाइंड, वर्क बाय अ फोर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो मैंने बताया था वही चीज थी, फोर्स को लिख दिया ऐसे, डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया ऐसे, दोनों का कर दिया डॉट प्रोडक्ट। जब आप दो वेक्टर्स का करते हैं डॉट मल्टीप्लीकेशन, तो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करो, के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करो, बस वही करा। उसके बाद आंसर क्या आ गया, एक्स टाइम्स एफ एक्स प्लस वाई टाइम्स एफ वाई प्लस जेड टाइम्स एफ जेड। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। और वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल्स होती है, और सीजीएस क्या होती है, सीजीएस यूनिट इसकी अर्ग्स होती है। और अगर आपको रिलेशन में याद दिलाऊं, मैं पूरा पढ़ा चुका था, रिलेशन था इसका कि 1 जूल जो होता है ना बेटा, वो 10 टू द पावर 7 अर्ग्स के बराबर होता है, जहां पे जूल इज द एसआई यूनिट एंड अर्ग्स इज द सीजीएस यूनिट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला याद रखो, एफ एस कॉस थीटा। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी आई गेस। ठीक है, अब जरा बढ़ते हैं इसमें आगे। ठीक है, वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला आया था एफ एस कॉस थीटा, उसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है कॉस थीटा के ऊपर। क्यों, पता है क्यों? देखो, वर्क का पॉजिटिव होना कॉस थीटा के पॉजिटिव होने पर डिपेंड करेगा, वर्क का नेगेटिव होना कॉस थीटा के नेगेटिव होने पर डिपेंड करेगा, और वर्क का जीरो होना कॉस थीटा के जीरो होने पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव वर्क डन। तो वर्क पॉजिटिव तब रहेगा जब तक कॉस थीटा पॉजिटिव है, और कॉस थीटा कब तक पॉजिटिव है उसके लिए मैं आपको जरा सा अवगत करवाता हूं कॉस थीटा के ग्राफ के साथ।
ये ग्राफ बना दिया मैंने आपके रफली कॉस थीटा का, ठीक है। ये आता है +1, नीचे आने वाला है -1 और ये आने वाला है 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब तक है, जब तक एंगल 0 से 90 के बीच में, ये क्वाड्रेंट है ना, ठीक है। तो जब तक एंगल 0 से 90 के बीच में रहेगा तब तक कॉस थीटा रहेगा पॉजिटिव, और अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो करस्पॉन्डिंग वर्क भी कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वही लिखा हुआ है यहां पे कि एज वर्क का फॉर्मूला क्या आ रहा है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। जब when theta is acute angle, जब लेस देन 90 डिग्री acute एंगल है, तब cos थीटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और मैंने पहले ही कहा था कि वर्क का पॉजिटिव होना इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या cos थीटा पॉजिटिव है। तो हां, अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो वर्क भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और हेंस वर्क डन इज पॉजिटिव, वही लिखा हुआ है। एग्जांपल के तौर पर अगर समझें तो व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो अब जरा एक बात पे गौर करना, वर्क हमेशा किया जाएगा किसी फोर्स के द्वारा या किसी फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। अगर कोई बॉडी अंडर फ्री फॉल है, दिमाग में अटका वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। उसमें थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा अच्छे से, अगर कोई बॉडी अंडर फ्री फॉल है तो यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां काम कर रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो फोर्स भी नीचे है ग्रेविटी वाला, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ काम करेगा, तो कितना एंगल हो जाएगा, 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, +1, तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां वही लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो थीटा बिकम्स 0, cos थीटा बिकम्स +1, ठीक है। तो cos 0 इज +1, देयरफॉर वर्क कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। बाकी अगर आपको ग्राफ रेफर करना होगा तो ग्राफ भी आपके लिए यहां पर बना करके रख दिया है, दिस रिप्रेजेंट्स ग्राफ ऑफ cos थीटा। पक्का, चलो इसको नोट करो जल्दी, 3 2 1 रेडी गो, डन। ये हो गया होगा, और उसके बाद ये वाला केस आप लिखते हुए चलना मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो ओके, डन। अब जैसे हमने देखा पॉजिटिव वर्क, वैसे ही क्या आने वाला है, नेगेटिव वर्क। मैंने फिर से कहा था कि ये सब चीजें डिपेंड कर रही है cos थीटा के ऊपर। किस पर डिपेंड कर रहा है, cos थीटा। अगर cos थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा तो वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ग्राफ में बता चुका था, ग्राफ में क्या बताया गया था कि cos थीटा वाला ग्राफ नेगेटिव कब हो रहा है पता है, 90 के बाद 180 से पहले, ठीक है। तो यहां पे जो थीटा है ना, अगर वो 90 को एक्सीड कर गया, ये 90 था, अगर थीटा 90 को एक्सीड कर गया तो ग्राफ कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और नीचे कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव वैल्यूज मिलने वाली हैं। तो cos, अगर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा एंगल अगर आ रहा है, तो आपका cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और कोसाइन थीटा अगर नेगेटिव हो गया है तो करस्पॉन्डिंग वर्क भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। एग्जांपल समझो, एग्जांपल क्या है इसका, When a body is thrown upward, its motion is opposed by gravity. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, सोचो। अगर मैंने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, मैं अप्लाइड फोर्स का वर्क डन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर मैंने किसी बॉडी को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया था तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी कहां काम कर रही है, नीचे काम कर रही है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय ग्रेविटी, डाउनवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट कहां है, अपवर्ड्स। कितना एंगल बन गया, 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, जिसकी वजह से वर्क क्या हो जाएगा, यहां पे वर्क हो जाएगा यहां पर नेगेटिव, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो अब इसे क्लियर करें। अब आते हैं अगले वाले केस पे, पॉजिटिव वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया, अगला क्या आएगा, लाजमी सी बात है, 0 वर्क, ठीक है। भाई सब कुछ डिपेंड कर रहा है cos थीटा के ऊपर। अब तुम मुझसे ये बोल दो कि लो मैंने फोर्स ही अप्लाई नहीं करा, भाई ठीक है, अगर फोर्स ही अप्लाई नहीं करा तो वर्क 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सेंसिबल केसेस में मैं अगर तुमसे बात करूं तो एंगल cos थीटा बहुत डोमिनेटिंग रोल प्ले करने वाला है, पक्का। अब जरा गौर करो, cos थीटा की अगर वैल्यू 0 हो गई तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो वही तो लिखा हुआ है कि वर्क 0 तब होगा जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ऑब्वियसली अगर तुमने फोर्स ही अप्लाई नहीं करा, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, तब भी वर्क 0 होगा। लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकली अगर सोच के बताऊं तो फिर यहां पे अगर एंगल 90 हो गया तो cos 90 0 हो जाएगा, तो वर्क भी 0 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। एग्जांपल क्या लिखा हुआ है इसका, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंगल 90 भाई साहब, टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, देयरफॉर वर्क डन बाय द टेंशन इज ऑलवेज 0। अच्छा, ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है, जरा गौर करिए। ये फिक्स सीलिंग मान लिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, एक ये रहा बॉब, ठीक है। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ना, इसका जो पूरा पाथ होने वाला है वो पाथ इसका ऐसे होने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा पता है भाई, रस्सी पे टेंशन काम कर रहा होगा ऐसे ऊपर की तरफ, टेंशन टी, और डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा होगा हमेशा टेंजेंशियल, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल है वो कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। और जब आप यहां पे वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन बाय अ फोर्स निकालते हैं ना, तो यहां पे वर्क डन बाय टेंशन, डिस्प्लेसमेंट, और कितना एंगल है, 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये समझ में आ गया, 3 2 1 रेडी गो, डन। नोट कर लिया होगा, चले भैया क्लियर
करा जाए इसको, ये आपका जीरो वर्क का भी काम हो चुका है तमाम, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रहा आपके लिए, ये मैंने जस्ट बताया था अभी, ठीक है। बस इसमें मैंने क्या करा है कि मैंने mg को भी रिजॉल्व कर दिया। जैसे मान लो अगर इस वाले पॉइंट पर mg ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, और यहां पर मैंने बोला एक्स्ट्रापोलेशन के लिए, ठीक है, यहां पर मैंने बोला अगर एक्स्ट्रापोलेशन के लिए अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, तो मैंने सिखा के रखा हुआ है क्या वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं। वेक्टर्स को रिजॉल्व किया जाता है बाय अ सिंपल फैक्ट ऑफ एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, ये अपना फंडा था भाई। वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो बस एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, mg को रिजॉल्व करना है कितने एंगल पे, थीटा के एंगल पे, तो बस एंगल पूछा कॉस चिपकाया। जब यहां रिजॉल्व करोगे mg को तो क्या हो जाएगा, mg को रिजॉल्व करना है कितने एंगल पे भाई, ये कितना एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो 90 cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है sin थीटा। इसके लिहाज से वहां पे आ रहा है mg sin थीटा, यहां पे आ रहा है mg cos थीटा, बट वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि मैं पहले प्रूव करके दिखा भी चुका हूं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। चलो अब जरा गौर करना, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली एक बात सुनने वाली है, देखो बॉडी कहां जा रही है, ऊपर, तो बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ऊपर की तरफ है, बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ऊपर की तरफ है, लेकिन यह ग्रेविटेशनल का जो फोर्स है, जो ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो कहां काम कर रहा है, वो नीचे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे कितना एंगल बन जाएगा 180, और जब एंगल बन जाएगा 180 तो cos 180 कितना हो जाएगा -1। और आपको किसी भी स्टेट में ये वाला फॉर्मूला थोड़ी ना भूलना है, एफ cos थीटा, जहां पे थीटा कौन सा एंगल होने वाला है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल 180, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, इसलिए वर्क बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जब हम यहां की बात करेंगे, जब बॉडी जा रही है नीचे की तरफ, मेरे भाई बॉडी कहां जा रही है भाई, जब बॉडी को फेंका ऊपर तो उसके बाद क्या हवा में रुक जाएगी बॉडी, नहीं ना, नीचे भी तो आएगी ना। तो जब बॉडी नीचे आ रही है तो लाजमी सी बात है कि इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां हो रहा है, नीचे हो रहा है। और सबसे प्यारी बात तो यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहां काम कर रहा होगा, नीचे ही काम कर रहा होगा। तो यहां पे कितना एंगल बन जाएगा 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है +1, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा आ जाएगा +1, ठीक है। तो ये था नेगेटिव वर्क डन, ये वाला था पॉजिटिव वर्क डन, और ये तो बहुत ही प्यारा केस है, टेंशन वाले केस में तो 0 वर्क डन, ठीक है। तो वो तीनों चीजें एक साथ आ गई आपके सामने, क्या आपको ये समझ में आ गया? जल्दी इसको नोट करना, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया। अब बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं अगले वाले केस पे, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है भाई। यहां पे आपको फॉर्मूला याद है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, ठीक है। अब जरा गौर किया जाए, यहां पे ना फोर्स कांस्टेंट नहीं है, सबसे प्यारी बात क्या है, फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। तो ये ग्राफिकली दिख भी रहा है कि फोर्स लगातार वेरी हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, फोर्स लगातार वेरी हो रहा है। इस केस में आपको वर्क डन निकालना है, तो कैसे निकालोगे वर्क डन? तो इन चीजों पे आने से पहले ना आई एम टेकिंग यू समवेयर एल्स, ठीक है। जरा यहां ध्यान देना, हमेशा ऐसा फॉलो हो जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर a इंटू बी करके c मिलता है, अगर a इंटू बी करके c मिलता है, कोई भी इक्वेशन होगी, कुछ a होगा कुछ b होगा, मल्टीप्लाई करने पे c मिल जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है, अब अगर कभी भी अगर आपको a और b के बीच में अगर ग्राफ दिखाई दे दिया, ठीक है, अगर a इंटू बी सी के बराबर है, अब आपको अगर a और b के बीच में कभी ग्राफ दिखाई दे दिया तो आप बस एक काम करिएगा, आप उस ग्राफ का एरिया निकाल दीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको बस ये काम करना है कि आपको उस ग्राफ का निकाल देना है एरिया, आपको उस ग्राफ का निकाल देना है क्या, एरिया। और इसका जो एरिया होगा ना वो किसके बराबर होगा पता है, इसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर ए बी ग्राफ। भाई साहब ए और बी के बीच में ग्राफ है ना, तो एरिया अंडर ए बी ग्राफ इज इक्वल टू सी, ऐसा हो जाता है हमेशा, ठीक है। तो जरा गौर करिएगा अब अच्छे से, अगर ऐसी वाली कहानी फॉलो हो रही है तो कभी अगर आपके सामने ऐसा आ गया, जो कि आना ही चाहिए, आपको पता भी तो है कि वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, मैं समझ गया एफ एस कॉस थीटा ही होता है, लेकिन जहां मैंने फोर्स अप्लाई करा अगर डिस्प्लेसमेंट भी वहीं पर हो गया तो कितना एंगल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो cos 0 की वैल्यू अगर 1 होती है मतलब फॉर्मूला क्या बचेगा, एफ एस, ठीक है। ये वैसा ही नहीं आ गया, a और b को मल्टीप्लाई करने पर c आता है, तो f और s को मल्टीप्लाई करने पर w आता है। तो अगर a और b के बीच में कभी ग्राफ दिख गया तो वो c के बराबर, तो सिमिलरली अगर f और s के बीच में कभी ग्राफ दिख गया
तो वो वर्क के बराबर, किसके बराबर है, किसके बराबर है, वर्क के बराबर है, विच गोज लाइक दिस, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कभी अगर ऐसा हो गया कि आपने फोर्स अप्लाई करा और यहां पे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, या चलो अगर ऐसा हो गया, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर यहां पे फोर्स आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अब कहने वाली बात सिंपल सी बस यही थी कि अगर कभी आपको इसके बीच में ग्राफ बनते हुए दिखा, ठीक है भाई साहब, ऑब्वियसली वेरिएबल फोर्स है, ये लगातार वेरी कर रहा है, तो आपको बस ये करना है कि आपको इसका निकाल देना है एरिया। क्या निकाल देना है आपको, इसका एरिया। तो अगर आप इसका एरिया निकाल देंगे तो इसका एरिया जो है वो लिटरली किसके बराबर हो जाएगा, एरिया किसके बराबर हो जाएगा, मैंने कहा था वर्क के बराबर, ठीक है। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन। इस बात को दिमाग में बिठाओ अच्छे से, ये वाली बात, ठीक है, कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज इक्वल टू क्या होने वाला है, वर्क डन। और एक और बहुत प्यारी सी बात कि इंटीग्रेशन से भी क्या मिलता है, एरिया ही तो मिलता है, इंटीग्रेशन से भी क्या मिलता है, एरिया ही तो मिलता है। तो उसको भी लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑल्सो गिव्स यू एरिया, इंटीग्रेशन ऑल्सो गिव्स एरिया अंडर कर्व, इंटीग्रेशन ऑल्सो गिव्स एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चीजें लिख दी आपके सामने, जल्दी नोट करो, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया होगा, क्लियर करें इसको। तो ये जो वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो ये वर्क डन इतना प्यारा सा हो रहा है ना, तो उसमें बस ये समझने वाली बात है कि कुछ नहीं करना, इसका एरिया निकाल दो, वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्क के बराबर। किसके बराबर, वर्क के बराबर। यही प्यारी सी बात मैंने आपको यहां पर भी सिखाई थी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको समझ ही गए थे। अब उसके बाद अगर आप इसको समझ गए थे तो दिस इज ऑल्सो सेंसिबल टू यू, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स कर्व एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है ग्राफ का, दिस इज इक्वल टू एग्जैक्टली वर्क डन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले अब बिना समय लगाए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अगला वाला कंटेंट। आ गया है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अगला इसके बाद कौन सा आएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको यह समझना है, इसका पहले एग्जांपल देख लो, उसके बाद फिर बढ़ेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे प्यारा एग्जांपल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब यहां कुछ बना करके रखा हुआ है, देखो भाई, मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, उस पर मैं जितना भी वर्क करूंगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा उसकी एनर्जी के फॉर्म में। ये मैंने हमेशा बोला है, बहुत बार बोला है कि सिस्टम पर अगर आप कुछ वर्क करते हैं तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, ये दिया है विथ रिस्पेक्ट टू अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स अगर अभी समझ में नहीं आता है तो ये समझो कि कंजर्वेटिव फोर्स का ही एग्जांपल था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आता है पक्का, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ था, मेरे पास एक बॉडी जमीन में पड़ी है, कहां पड़ी है, जमीन पे, ठीक है। अब मैं उसको उठा करके ले गया एच वाली हाइट तक, ठीक है। तो जब मैं इसको एच हाइट तक लेकर के गया, ठीक है, ये जो हाइट है ना, ये हाइट है एच के बराबर, ठीक है। तो जब मैं इस बॉडी को एच हाइट तक लेकर गया तो भाई यहां पे इसके पास कितनी एनर्जी बन जाएगी, mgh के बराबर। अब यहां पे एक बहुत प्यारी सी बात बोल के रखी हुई है, मतलब बना के रखी हुई है, अगर मैं सीधे लेके जाऊंगा तब भी एनर्जी कितनी होगी इसके पास, mgh के बराबर। अगर मैं इसे घुमा करके लेके जाऊंगा तब भी फाइनल पॉइंट तो सेम ही है ना, इनिशियल पॉइंट तो सेम ही था ना। तो भाई इनिशियल से लेकर के फाइनल तक लेकर के जाने का अगर मैंने रास्ता चेंज भी कर दिया, घुमा करके अगर मैं लेकर के गया लॉन्ग ड्राइव पे, तब भी उसके बाद भी एनर्जी कितनी स्टोर होगी, mgh के बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यहां पर जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दरअसल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो पूरे पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और तब जाकर के इस वर्क को, इस फोर्स को आप कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप कुछ वर्क करते हैं तो वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, वो वर्क डन पूरे पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। कितना भी घुमा करके ले जाओ, कितने भी पाथ बना दो, लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट यही है और फाइनल पॉइंट अगर यही है तो वर्क डन हर केस में mgh के बराबर ही आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया जा रहा है और वो बिल्कुल भी बिल्कुल पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देयरफॉर दिस फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप कुछ वर्क डन करते हैं तो भाई साहब ये बात समझ लीजिए कि वो वर्क पूरे पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करेगा। वही लिखा हुआ है, a force is said to be conservative if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and the final position of the body and not on the nature of the path followed। पूरे पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एग्जांपल में इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल तो मैंने खुद ही कोट करा था, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई पक्का? जल्दी इसको नोट करो, 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। तो जैसे कंजर्वेटिव फोर्स ना पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वैसे ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर बात करेंगे तो वो पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जरा प्रॉपर्टी चेक कर लो कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स दिमाग में डाल लो, उसका उल्टा होने वाला है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है भाई। पहली प्रॉपर्टी क्या आ रही है? वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है एनर्जी, ठीक है। ये पूरे पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही, बस इनिशियल देख लो फाइनल देख लो, अगर सेम है तो भैया आप कहां से भी घुमा करके लेकर क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एनर्जी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। वो लिख के रखा हुआ था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड। बिल्कुल नेचर ऑफ द पाथ पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू एनी राउंड ट्रिप इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। अगर आप पार्टिकल को मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ये था, यहां से आप उसको पहले यहां ले गए, ठीक है, उसके बाद फिर वापस यहां से घुमा करके अगर यहीं पर लेकर के आ गए हैं तो राउंड ट्रिप हो गया ना। क्या हो गया? ये हो गया एक पूरा कवर्ड राउंड ट्रिप, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन कितना आ जाएगा? केवल 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर, ठीक है। तो ये वाली कहानी थी कंजर्वेटिव फोर्स की। अब आ जाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर। जो कहानी जो चर्चाएं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थी उससे ठीक विपरीत, उसके ठीक उल्टा कहानी जो है वो आने वाली है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा कुछ नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो पाथ पर ही डिपेंड करेगा। जैसे मैंने कहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ने के टाइम पे दिमाग में एग्जांपल रखना ग्रेविटेशनल फोर्स का, वैसे ही मेरी बात मानो। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ने के टाइम पे अपने दिमाग में एग्जांपल रखो फ्रिक्शनल फोर्स का। किसका? फ्रिक्शनल फोर्स का, ठीक है। जैसे मान ले मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, यहां पे पड़ा हुआ है, भारी सा बक्सा है, हल्का हल्का नहीं है, भारी सा बक्सा है, ठीक है। अब मेरे को इस कमरे के इस कोने से वहां तक लेकर के जाना है, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ पे धक्का दूंगा तो मुझे कम वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं पहले यहां ले गया, फिर वहां ले गया, फिर वहां ले गया, फिर वहां ले गया, फिर वहां लेके गया, तो अगर मैंने लंबा रास्ता तय करा है तो मुझे ज्यादा फ्रिक्शन झेलना पड़ेगा और मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, लाजमी सी बात है कि अगर वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शन, सॉरी, अगर वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो यहां पर जो वर्क डन होगा ना वो बकायदा पूरे पाथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बिकॉज नाउ द वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहां पे पूरा पाथ पे डिपेंड कर रहा है मेरा वर्क, तो कंजर्वेटिव तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो वही लिख के रखा हुआ है, a force is said to be non-conservative if work done or work done against the force in moving a body from one position to another depends on the path followed, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? पाथ फॉलोड। क्या? अगर लंबा पाथ फॉलो करा आपने तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा वर्क लग जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात थी, क्लियर करें इसको। ये वाली बात भाई नोट कर लो, तरीके से नोट कर लिया। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो अब यहां पे सबसे कॉमन जो एग्जांपल्स आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, वो क्या क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, विस्कस फ्रिक्शन है, और यहां पे क्या हो जाएगा? विस्कस फोर्स है, और यहां पे एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एयर का भी तो होता है रेजिस्टेंस। हालांकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ऐसा माना गया था कि अजम्पशन था वो तो हमारा कि एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, लेकिन 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 क्या एयर फ्रिक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो ना के बराबर हो? नहीं, जीरो नहीं हो सकता एयर फ्रिक्शन, ठीक है। बिकॉज हवा तो एग्जिस्ट कर रही है ना भाई साहब, ठीक है। तो नेचुरल स्पेस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता।
होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये कैसा हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। विस्कस फोर्स भी कैसा हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। और एयर रेजिस्टेंस भी कैसा हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ये कुछ सिंपल से आपके पास एग्जांपल थे। और यहां जरा गौर करिएगा अच्छे से, जब नॉन कंजर्वेटिव की बात करेंगे भाई साहब, तो जब रास्ता बड़ा है तो वर्क ज्यादा, रास्ता छोटा है तो वर्क कम। ठीक है, रास्ता अगर बहुत छोटा है तो वर्क बहुत कम। ठीक है, तो तीनों रास्ते अलग अलग थे, तीनों का पाथ का लेंथ अलग अलग है, तो तीनों का वर्क भी बराबर नहीं है कंजर्वेटिव फोर्स की बात, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात करोगे तो रास्ता मैटर नहीं करता, पाथ कौन सा फॉलो करा है वो मैटर नहीं करता, इनिशियल सेम है ना, जहां से आपने शुरुआत करी वो सेम है, ए वाला पॉइंट, फाइनल सेम है ना, जहां पे आप काम खत्म कर रहे हो वो वाला पॉइंट सेम है ना। तो आप भाई कोई सा भी रास्ता फॉलो कर लो, आया, आप कोई सा भी रास्ता फॉलो कर लो, तीनों केसेस में वर्क एग्जैक्टली बराबर आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का समेशन करवा दिया आपको यहां पे, आप बस तरीके से इसको नोट करिए, फिर जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी करिएगा। चलिए ठीक है, फिर इसको देख लिया आप लोगों ने, अब जरा इसमें आगे बढ़ा जाएगा। अगला कंटेंट क्या है आपके पास, अगला कंटेंट आ रहा है सर मैकेनिकल पावर। ठीक है, ऑब्वियसली नाम से ही काम जोड़ रहा है, वर्क था, एनर्जी है, पावर है, तो पावर पढ़ लेते हैं। तो पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा, पावर इज पावर ऑफ अ पर्सन, पावर ऑफ अ पर्सन और मशीन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन बाय इट। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है, अगर आपको कभी किसी भी चीज का रेट निकालना है, ठीक है, जैसे अगर आपको रेट ऑफ एक्स निकालना है तो आप एक्स को डिवाइड करिए टाइम से, और एक क्वांटिटी होती है ग्रेडियंट। ठीक है, अगर आपको कभी किसी भी चीज का ग्रेडियंट निकालना है तो आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा लेंथ से। ठीक है, तो रेट का मतलब डिवाइडेड बाई टाइम, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, एक आदमी है, बस वो लगा हुआ है, करे आ रहा है मेहनत, करे आ रहा है मेहनत, तो पावर तो उसके पास होगी ना, अगर पावर नहीं होगी तो वर्क कहां से करेगा। ठीक है, तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, चलो अब उसी के हिसाब से जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बन गया कि ठीक है, अगर रेट ऑफ वर्क डन है तो रेट का मतलब क्या था, डिवाइड बाय टाइम, तो अगर वर्क का रेट है मतलब वर्क अपॉन टाइम, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि पावर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब इस बात को कई लोग नहीं समझते कि पावर को डिफाइन करने को बोला गया एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज पावर को वर्क अपॉन टाइम तो बोल ही दिया ना। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ये तो वेलोसिटी होता है। ठीक है, नाउ पावर इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये फोर्स तो वेक्टर होता है, वेलोसिटी भी क्या होता है, वेक्टर होता है। अब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके अगर आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, क्या बोला मैंने, अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके अगर आपको स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जिन दो वेक्टर्स का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दे आर गोइंग टू बी इन डॉट मल्टीप्लिकेशन विथ ईच अदर। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, इसलिए कहते हैं कि पावर is defined as the dot product of force and velocity vector। क्लियर कर रहा हूं उसको, चले, ये रहा फोर्स और वेलोसिटी का डॉट मल्टीप्लिकेशन था पावर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इज दिस मच। ठीक है, अब ऐसा क्यों आया होगा जरा सोचना वापस से, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, चलेगा आपको इतना। अब वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml2t-2, और नीचे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, जिसके हिसाब से, जिसके लिहाज से पावर क्या आ जाएगा, m L का स्क्वायर और T का पावर क्या हो जाएगा, -3। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, चलिए ml2 t-3 खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, अनदर पॉपुलर यूनिट ऑफ पावर यूज्ड मोस्टली इन इंजीनियरिंग इज हॉर्स पावर। ठीक है, इंजन, आपको कुछ आ रहा है यार। ठीक है, इंजन की जो कैपेसिटी होती है ना, जो पावर होती है, उसको भी एचपीज में कई दफा रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो क्या होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं, चलो भाई लोग रेडी। अब यहां पे क्या आ गई है, अब बात करेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी is defined as the capacity of the body या ability of the body to do work।
ठीक है। किसी बॉडी, कोई बॉडी से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्क डन, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है कि उस बॉडी के पास कितनी एनर्जी है, ठीक है। अगर कोई बॉडी ना कम हाइट से गिरती है तो कम इंपैक्ट प्रोड्यूस करेगी क्योंकि उसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी थी। अगर कोई बॉडी ज्यादा हाइट से गिरती है, ठीक है, तो आप उससे ज्यादा इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज जब वो ज्यादा हाइट पे थी तो उसके पास ज्यादा एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ेंगे उसको आज, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी या फिर एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू द वर्क। उसके बाद क्या है, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम पावर। एनर्जी अलग होती है, पावर अलग होती है। इनफैक्ट पावर जो होता है ना, पावर तो एनर्जी का रेट होता है। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, तो पावर एनर्जी नहीं है, पावर एनर्जी का रेट है, ठीक है। Whereas energy refers to the total amount of work a body can do, ठीक है। और पावर डिटरमाइन कर रहा है कि वो वर्क जो वो करेगी वो कितने समय के अंतराल में करेगी, ठीक है। तो पावर को पढ़ने के लिए आपको टाइम की भी जरूरत पड़ती है, कितना वर्क करा गया बट कितने टाइम में करा गया वो भी तो मैटर करता है। जबकि एनर्जी को किससे मतलब है? एनर्जी को मतलब है सिर्फ वर्क से। जितना आपने वर्क करा उतना उसके पास एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। लेकिन पावर को मतलब है भाई साहब कितना वर्क करा और कितने टाइम में वर्क करा, दोनों से मतलब है पावर को। चले आगे बढ़े, तो इसलिए पावर इज वर्क अपॉन टाइम। ओके, क्लियर है इतनी पूरी बात। अब एनर्जी की जब बात करेंगे तो एनर्जी की जो कुछ सबसे प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं जरा उन पे गौर फरमाया जाए। अर्ग्स होती है, सीजीएस यूनिट है। अर्ग जो यहां पे लिखा हुआ है ना, ये दरअसल एनर्जी की सीजीएस यूनिट है भाई, सीजीएस यूनिट है, ठीक है, पक्का। ऐसा ही क्या होती है? जूल होती है। रिलेशन क्या होता है? 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स, ठीक है। कैलोरी बहुत कम यूज होता है लेकिन फिर भी है तो है, ठीक है। तो 1 कैलोरी यहाँ पे देख क्या होता है, 4.2 जूल लिखा हुआ है, बट कई जगह पे ना आपको ये दिखाई देगा कि वो लिखा होता है 4.18 जूल, ठीक है। कई बुक्स में लिखा हुआ है 4.18 जूल, अप्रोक्सीमेटली वो 4.2 जूल ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वो 4.2 जूल से आ जाएगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये किलोवाट आवर, ये 10th में पढ़ के रखा होगा कि किलोवाट आवर भी, अच्छा किलोवाट आवर आ रहा है, पर ये एनर्जी में क्यों लिखा है? बिकॉज वॉट तो पावर में आता है भाई, तो सिर्फ वॉट थोड़ी आ रहा है, किलोवाट फिर आगे आर भी तो आ रहा है ना। अब ये किलोवाट आवर लिटरली एनर्जी की यूनिट है। अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि जो किलोवाट आवर है वो लिटरली एनर्जी की यूनिट है क्या, तो हाँ जी बिल्कुल है। अब ऐसा कैसे है मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर करो। पावर की अगर बात करें तो पावर क्या हो जाता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या हो जाता है? वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से वर्क क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम, ठीक है। डब्ल्यू नहीं, वर्क लिख देता हूं पूरा, ठीक है, बिकॉज डब्ल्यू तो फिर तुम कंफ्यूज कर लोगे वॉट से। तो वर्क क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। अब जरा गौर करना अच्छे से, अगर पावर की आप बात करें तो पावर को आप बेशक वॉट्स में ले सकते हैं, ठीक है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बट अगर जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज की बात की जाए, ठीक है, तो वहां पे जिन मशीन्स को आप यूज करते हैं उसकी पावर हजारों वॉट में होती है, ठीक है, किलोवाट, ठीक है। उसके बाद टाइम को आप सेकंड्स में ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जनरली आप जब किसी भी डिवाइस को, किसी भी इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड सप्लाई में अगर आप डिवाइस को यूज कर रहे हो तो वो आप घंटों भर के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो यहां से आप एक बात को समझ सकते हैं कि किलो वॉट आर can very conveniently be the unit of work, ठीक है। आइए आपको बात समझ, ठीक है। तो किलोवाट आवर में सिर्फ वॉट के पीछे मत पड़ा करो तुम, ठीक है। तुम बोलो सिर्फ वॉट लिखा है तो पावर हो जाएगा, नहीं भाई साहब, किलोवाट आवर भी तो लिखा हुआ है। ये पूरा किसकी होती है? वर्क की होती है। तो ऑब्वियसली अगर ये वर्क की है तो इसको हम ऑब्वियसली कन्वर्ट कर सकते हैं जूल्स में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जूल्स में। तो हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर तो आएगा, वो मैं करवाता हूं अभी थोड़ी देर में, बट ये समझ जाओ कि हाँ भैया किलोवाट आवर को आप जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, लाजमी कन्वर्ट करना। चलें, क्लियर करें, चल ओके भाई। ये वाली कहानी अब कैसे आएगा वो मैं कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। तो पहले किलोवाट आवर को कितने जूल्स में लिखा हुआ है? 3.6 10 टू द पावर 6 जूल्स। कैसे हो गया ऐसा? अब देखो कैसे हो गया, सुनो ध्यान देना अच्छे से। वहां पे क्या लिखा हुआ था कि 1 किलोवाट आवर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था? 3.6 10 टू द पावर 6 जूल्स, ठीक है। अब जरा गौर करना, 1 के का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब होता है 3, ठीक है। बगल में क्या लिखा हुआ है? वॉट, तो आप लिख दीजिएगा वॉट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आवर्स, ठीक है। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से 1 किलोवाट आवर जो आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है वो हो जाएगा, एक काम करो ना, 3600 10 टू द पावर 3 वॉट सेकेंड्स। लिखने में शर्माओ मत, वॉट सेकेंड्स तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से 1 किलोवाट आवर जो है
जरा सॉल्व करो उसको। 3.6 10 टू द पावर 6 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बगल में क्या आ रहा है, बगल में आ रहा है वॉट इंटू सेकेंड्स आ रहा है। क्या आ रहा है, वॉट इंटू सेकेंड्स। ठीक है, अब मैं आपका जो तवज्जो है वो यहां एक बार लेके आना चाहूंगा कि आप समझे पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर मतलब 1 वॉट। ठीक है, वर्क मतलब अगर यूनिटरी में चले तो 1 जूल, अपॉन टाइम अगर चले 1 सेकेंड तो 1 जूल पर सेकेंड। तो इसके हिसाब से 1 वॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से आपको इस बात को लिखने की हिम्मत मिल जाती है कि हाँ जी, 1 जूल जो हो जाएगा वो लिटरली 1 वॉट सेकेंड के बराबर है। 1 जूल जो है वो लिटरली किसके बराबर है, 1 वॉट सेकेंड के बराबर। अब ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इसका तात्पर्य ये था कि आपको अभी यहां दिख रहा होगा, भाई दिख रहा है ना, ये वॉट सेकंड में तो आ रहा है, किस में आ रहा है, वॉट सेकंड में आ रहा है ना। तो अब एक काम करो, ये जो 1 किलो वॉट आर आप लिखते रहते हैं ना, 1 किलो वॉट आर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको बिल्कुल मत छेड़ना, 3.6 10 टू द पावर 6। उसके बाद वॉट सेकंड जो लिखा हुआ है ना, वॉट सेकंड किसके बराबर आ गया भाई, मेरे जूल के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, जूल्स के बराबर। तो 1 किलो वॉट आर इक्वल टू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किसके बराबर लिखा हुआ है, 1.6 10 टू द पावर -19। क्यों हुआ पता है भाई, एनर्जी निकालनी है मतलब वर्क निकालना है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाता हूं तो 1.6 10 टू द पावर -19, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाता हूं तो 1.6 10 टू द पावर -19, और ट्रांसफर करवा रहा हूं बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, यूनिटरी मेथड। तो यहां से भी क्या आ जाएगा मेरे पास, 1.6 10 टू द पावर -19। ऑब्वियसली एक बात है कि आप वर्क निकाल रहे थे, और वर्क निकालोगे तो यूनिट क्या बचेगी भाई साहब, जूल्स। इसका मतलब क्या हुआ पता है, जब चार्ज किसके बराबर था, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, पोटेंशियल 1 वोल्ट के बराबर, तब जाकर के जो मेरा आंसर आया वो आया 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो 1 EV इक्वल टू दिस मच हो गया। उसके बाद 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा का मतलब क्या होता है पता है, 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर बस होता, क्या बोल रहा हूं, अगर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो वो आता 1.6 10 टू द पावर -19। अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस चीज को, तो क्या बचेगा, 10 टू द पावर -13। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्या आपको अब ये वाली पूरी कहानी सटीक समझ में आ रही है, पक्का डन। ठीक है, तो जरा एक बार इस टेबल को आप चाहें तो नोट कर लीजिए, आपको ऑब्वियसली ये भी नोट करना होगा। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो हो गया होगा, अब ये भी नोट कर लिया होगा। अब जरा आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे आया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यहां पे जो हाफ mv² लिखा हुआ है, इसमें m होगा उस बॉडी का मास जो बॉडी मूव कर रही है, और v होगा उस बॉडी की वेलोसिटी। ठीक है, तो उसके बाद जो फॉर्मूला आता है वो आता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², और उसके बाद रिलेशन निकालना था हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। अच्छा, एक और चीज है, कभी भी किसी भी सिस्टम पे अगर आपने कुछ वर्क करा है तो वही वर्क उस सिस्टम के अंदर स्टोर होता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में। नाउ गो विद द फ्लो, ध्यान देना। वर्क कितना करा होगा, एफएस के बराबर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और बगल में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब जरा गौर करो, m को बिल्कुल टच मत करना। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2as इक्वल टू v² - u²। तो as यहां से क्या हो जाएगा, v² - u²/2। अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, अगर ऐसा मान लें कि बॉडी इनिशियली अगर रेस्ट पर थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो 0 मीटर पर सेकंड, तो इसके हिसाब से वर्क कितना आ जाएगा पता है, mv²/2। और सिस्टम पे आप जो भी वर्क करते हैं वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में भाई, किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कैसे पता, क्योंकि बॉडी इज अंडर मोशन ना, अगर बॉडी मूव कर रही है इसका मतलब बॉडी के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। दैट्स इट, हाफ mv²। ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद एक रिलेशन यहां पे लिखा हुआ है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन था, √2mk इज इक्वल टू क्या आने वाला है, मोमेंटम। इसे नोट कर लिया होगा, 3 2 1 रेडी गो, डन। बहुत जबरदस्त। अब जरा आगे बढ़ा जाए, ये रिलेशन कैसे आया था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब एक काम करो, यहां पे m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर। mv का होल स्क्वायर मतलब p का होल स्क्वायर, p मतलब मोमेंटम, और मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से p² क्या आ जाएगा, 2mk।
पी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2m के, जैसे आप रूट लोगे तो p क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m के। इट्स एज सिंपल एज दैट। और एसआई यूनिट काइनेटिक एनर्जी की भी क्या होगी, है तो एनर्जी ही ना, तो जूल्स ही होने वाली है, बस बात खत्म। आया समझ कि नहीं आया, जल्दी बताओ, आया? चलो अब जरा गौर करना, अगले वाले पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। भाई मेरे दिमाग में तो यही आता है, ठीक है। जैसे ये यहां खिंच गया, जैसे यहां खिंचा, इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। अब जैसे इसको यहां छोड़ेंगे तो कट ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जैसे कंप्रेस हुआ, इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई। कंप्रेस्ड स्टेट में और स्ट्रेच वाले स्टेट में स्प्रिंग के पास क्या होती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अपने शेप में, अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आने का ट्राई करता है ये स्प्रिंग, ठीक है, जिस चक्कर में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा बैठता है, ठीक है। मैंने हमेशा बताया है, लेक्चर्स को प्लीज चेक करिएगा, वहां मैंने बताया था ऐसा कि अगर मैं किसी स्प्रिंग को ना खींच देता हूं और बॉडी यहां पर है, ठीक है, तो भाई एक बात सुनना, ये इसका मीन पोजीशन है, मान ले ये इसका मीन पोजीशन है। अभी क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट कहां हो गया है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो गया है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो इस खेल में इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स। इस बात को आप समझ गए, पक्का, डन, ठीक है। चलो भाई ये वाली कहानी थी इसकी, ये आपने समझ ली होगी। अब द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्ट्रेच्ड पोजीशन है, कंप्रेस्ड पोजीशन है, इस पोजीशन पर इसके पास जो एनर्जी स्टोर हो रही है दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। कोई बॉडी अगर जमीन पर ही है तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, जीरो के बराबर। लेकिन अगर मैं उस बॉडी को जमीन से h हाइट तक, सुनना अच्छे से, अगर मैं उस बॉडी को जमीन से h हाइट तक ऊपर लेकर के आ जाऊंगा, तब जो उसके पास एनर्जी स्टोर होती है ना, दैट इज mgh। कितनी होती है, mgh, पक्का। चलो क्लियर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज जस्ट mgh, ठीक है। कैसे आया भाई, एनर्जी निकालना मतलब वर्क करना है ना, वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी का मास अगर m के बराबर है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, mg। अब किसी बॉडी का वेट अगर mg है तो उसको उठाने के लिए मुझे कम से कम उसके वेट के बराबर तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, कम से कम उसके बॉडी के वेट के बराबर तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब mg के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h के हाइट तक हुआ, तो क्या हो जाएगा, वर्क कितना करना पड़ा आपको, mgh के बराबर। अब जो आपने वर्क करा वो उसमें स्टोर हो गया उसके एनर्जी के फॉर्म में, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है, विच इज नथिंग बट mgh, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ कंप्रेशन या फिर स्टेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग इज कॉल्ड एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है ना, इलास्टिक स्प्रिंग वाले केस में डिस्प्लेसमेंट को x से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो उसके बाद जो पूरा डेरिवेशन था वो आपको ये बताता है कि अगर किसी स्प्रिंग को मैं x के डिस्प्लेसमेंट से खींच देता हूं, या तो मैं उसे एक स्ट्रेच कर दूं या तो मैं उसे कंप्रेस कर दूं, दोनों ही कंडीशंस में उसके पास जो एनर्जी स्टोर होगी उसे कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का आ गया समझ? तो इन चीजों को जरा आप जल्दी नोट कर लीजिए। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चले, पोटेंशियल एनर्जी है यार, है तो एनर्जी ही ना, तो यूनिट क्या होगी, जूल्स ही होगी। अब काइनेटिक सिखा दिया, पोटेंशियल सिखा दिया, क्यों सिखाया था, क्योंकि अल्टीमेटली मैं सिखाने वाला हूं मैकेनिकल। और एक बात समझ जाओ, मैकेनिकल एनर्जी को सिंपली डिफाइन करते हैं एज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और एक बात समझ लेना अच्छे से कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, ये हमेशा कंजर्व्ड होती है, ये हमेशा क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। अब जरा गौर करना एक बहुत ही प्यारी बात पे, देखो ये मान लो ग्राउंड है, ये क्या मान लिया तुमने, ये मान लिया तुमने ग्राउंड है, ठीक है। अब मान लो एक बॉडी है यहां पे, ये वाली बॉडी मान लेते हैं भाई। जैसे मैं इस बॉडी को ड्रॉप करूंगा, जैसे ये बॉडी आएगी नीचे की तरफ, ठीक है, तो जैसे बॉडी कहां जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जैसे बॉडी नीचे की तरफ आ रही है ना, तो बॉडी की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, वो बॉडी की हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है। और जैसे बॉडी की हाइट डिक्रीज हो रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है,
जैसे बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो नॉट कंजर्व, ठीक है। बट जो दोनों का समेशन है वो एग्जैक्टली सेम आने वाला है, हर बार सेम आने वाला है, तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी विच इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। इसको प्यार से कभी कभी टोटल एनर्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोटल एनर्जी, जस्ट द समेशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। है तो एनर्जी ही ना, तो यूनिट क्या होगी इसकी? जूल्स के बराबर। 3 2 1 रेडी गो डन। जल्दी नोट करो, नोट कर लिया? चलें क्लियर करें इसको। अब जो यहां लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, अब जो यहां पे लिखा हुआ है जरा उसको पढ़ लो एक बार इत्मीनान से, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो, समय कम है तो ठीक है, अदरवाइज आई वुड से कि पूरा नोट करते हुए चलो। जल्दी करो, फिर मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूं, जल्दी। चले फिर ठीक है, इसको देख लिया आप लोगों ने पूरा तरीके से इत्मीनान से। अब जरा क्या लिखा हुआ है पढ़ के देख लेते हैं एक बार। तो मैकेनिकल एनर्जी, क्या लिखा हुआ है भाई साहब? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज डिफाइंड एज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसी बात को तो मैंने यहां पे आपको दिखाया भी था पहले कि हाँ भाई मैकेनिकल क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का समेशन होता है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव बट पोटेंशियल मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव एज वेल, ठीक है। पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही है, और काइनेटिक एनर्जी लेकिन हमेशा हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये बड़ा की स्ट्राइकिंग फीचर है इसका, जरा इसको भी नोट कर लेना। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? When the forces involved are repulsive, जब फोर्सेस रिपल्सिव होते हैं ना, then the energy potential energy is positive, because जब रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं तो उनको पास लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, और अगर मैं सिस्टम पे कुछ वर्क करूंगा तो वो उसमें स्टोर होगा उसकी एनर्जी के फॉर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव। तो रिपल्शन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, लेकिन अट्रैक्शन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। पोटेंशियल इज नेगेटिव व्हाइल अट्रैक्शन इज बीइंग डन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज आर नॉट कंजर्व्ड। मैंने यहां पे दिखा भी दिया था इस वाले केस में, जब बॉडी नीचे की तरफ गिर रही थी तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, चेंज हो रही है। पोटेंशियल भी कंजर्व्ड नहीं है, चेंज हो रही है। लेकिन जो कंजर्व्ड है वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज एंटायरली कंजर्व्ड, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले, और इसी को तो कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब ये सवाल आएगा ना कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो आपको बस ये कहना है कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है। पक्का इस बात को समझ गए आप लोग? पक्का। और सपोर्ट करने के लिए अगर आप चाहें तो ऑब्वियसली ये वाला स्टेटमेंट तो दे ही सकते हैं, इक्वेशन तो दे ही सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है इस लिहाज से इक्वेशन, ठीक है। चले क्लियर करें इसको। ओके ये वाली बात समझ में आ गई आप लोग को। उसके बाद एक डायग्राम देके रखा है आपके लिए, यहाँ पे हल्का सा फिगर है। यहाँ पे क्या होगा? जब ये तो ग्राउंड है ना भाई, ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा? पोटेंशियल तो जीरो हो चुका होगा, ठीक है। अब जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, एनर्जी बढ़ रही है। कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल बढ़ रही है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पे जैसे पार्टिकल पहुंचा तो इसके पास अब होगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, किसके बराबर? mgh के बराबर। अगर ये हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अपन अगर h ले लें तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर। लेकिन वो पार्टिकल वहां पे रुक गया, ये जो बॉडी है वो वहां पे रुक गई है। अगर बॉडी यहां पे रुक गई है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। उसके बाद क्या होगा? ये पूरी की पूरी इसके पास जो आई थी पोटेंशियल एनर्जी, अब वो यूटिलाइज हो जाएगी, अब वो कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और पार्टिकल या जो बॉडी है वो आगे की तरफ निकल जाएगी विद ऑब्वियसली विद सम वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? मैक्सिमम हाइट पर देखो यार, जब ये पार्टिकल या ये बॉडी जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, पक्का। जब ये ऊपर जा रहा है तो उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, बट इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। लेकिन जब ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो हाइट कम होने की वजह से, जब पार्टिकल या बॉडी जब नीचे की तरफ आएगी तो जमीन से उसकी हाइट कम होती रहेगी लगातार, और जैसे हाइट कम हो रही है जमीन से तो हाइट पर कौन डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर जमीन से हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल में, ठीक है भाई। अगर एक एनर्जी का लॉस होगा तो दूसरे का गेन होगा, बिकॉज द अल्टीमेट समेशन शुड बी कंजर्व्ड। नहीं आया समझ में? तो अब देखो मैकेनिकल क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक है। नाउ भाई एक बात समझना अच्छे से कि ये जो मैकेनिकल है दिस शुड रिमेन कांस्टेंट। मैकेनिकल शुड रिमेन
कांस्टेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि लेट्स से कि मैकेनिकल जो है ना वो 100 के बराबर है। किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो मैकेनिकल हो जाएगा 100 के बराबर। अब इसके लिए मान लीजिए कि पोटेंशियल कितना था? पोटेंशियल था 100 और काइनेटिक कितना था? 0, ठीक है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तब भी कितना होगा? 100 के बराबर। अब अगर पोटेंशियल का ना लॉस हो गया 20% का, तो ये कितना हो जाएगा? 80। लेकिन आपको अगर अल्टीमेट समेशन 100 बना करके रखना है तो उसके लिए काइनेटिक को 20 होना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा गौर करना, अगर पोटेंशियल और कम हो गया, लेट्स सपोज वो 60 हो गया, अब अगर आपको कंजर्वेशन, अगर आपको ये जो मैकेनिकल है अगर वो कंजर्व्ड ही रखनी है, क्योंकि रखनी क्या है, वो होती कंजर्व्ड है, ठीक है। अगर वो 100 के बराबर ही है तो इसको बनाने के लिए काइनेटिक को 40 होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर पोटेंशियल 20 हो गया, ठीक है, अब मैकेनिकल को तो 100 ही रहना है तो उसके लिए काइनेटिक को 80 होना पड़ेगा। और अगर पोटेंशियल 0 हो गया बट मैकेनिकल को फिर भी 100 ही रहना है तो इसके लिए काइनेटिक को 100 बनना पड़ेगा। तो ये पूरा फंडा देख करके आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का गेन भी तो हो रहा है, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का गेन भी हो रहा है, जस्ट टू मेंटेन व्हाट? कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी, जस्ट टू मेंटेन कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी। ये वाली कहानी होती है। तो अगर एक एनर्जी का लॉस हो रहा है, पोटेंशियल का अगर लॉस होगा तो काइनेटिक बढ़ेगा। अगर काइनेटिक में लॉस हो रहा होता तो लाजमी सी बात है पोटेंशियल बढ़ रहा होता, लेकिन मैकेनिकल हमेशा हमेशा कंजर्व्ड रहता 100 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप चाहें तो कहीं कोने में इसको भी लिख लेना, ये भी दिमाग में आपके वो वाला आइडिया सेट करने में ही काम आने वाला है, ठीक है। पक्का? डन। चलो भैया इसे क्लियर किया जाए। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई आप लोग को ना? पूरा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत जबरदस्त फिगर, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कोलिजन हो रहा है, ठीक है। कोलिजन को देखते ही दिमाग में आपके आता है कि अच्छा कोलिजन का मतलब क्या होता है? टक्कर, ठीक है। और जैसे आप ये सोचते हैं कि टक्कर होगा तो आपके दिमाग में एक आइडिया घर कर बैठता है कि दो बॉडीज का आपस में टकराना लिटरली बहुत जरूरी होगा, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट उन दोनों के बीच में हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है? क्या दूरी से भी फोर्स लग सकता है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट के बीच का फोर्स, ठीक है। एक आइडिया मैंने प्लान कर दिया आपके दिमाग में, ठीक है। जरा सोचो क्या लिटरली ऐसा होता है? कैसे? अगर मैग्नेट की बात की जाए, ठीक है, तो दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल कर लेते हैं बिना एक दूसरे को टच किए बगैर, ठीक है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है? फोर्स तो अप्लाई हो ही रहा है ना। तो वो पूरी चीज बाय डेफिनेशन आपके लिए यहां पे लिख करके रखी हुई है। तो आपका काम बस ये बनता है, अभी जरा एक बार इसको पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है और क्या सेंस आउट वो कर रहा है, उसके बाद तो उसको मैं करवाने वाला हूं। जल्दी करिए। चले फिर, ठीक है। तो देख लिया होगा आप लोगों ने क्या लिखा है इसमें एग्जैक्टली। कोलिजन इज डिफाइंड एज एन आइसोलेटेड इवेंट। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर सिस्टम के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि आप इसको ऐसा मत समझिए कि ये बस एक बॉडी थी और ये एक्सटर्नल बॉडी आकर के इस पर हिट करी, ऐसा नहीं हो रहा है। इन दोनों बॉडीज को मिला करके जो हमारे पास ये पूरा सेटअप अभी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना, हम इस पूरे को बोलते हैं सिस्टम। हम क्या बोलते हैं इस पूरे को? सिस्टम। अब इसके ऊपर कोई अगर बॉडी बाहर से आ गई, मान लो अगर इसके ऊपर कोई बॉडी अगर ऐसे बाहर से आ गई, ठीक है, और अगर इस वाली बॉडी ने आ करके कुछ अगर हिट कर दिया तो इसको हम फिर मानेंगे कि हाँ भाई साहब ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो कोलिजन इज डिफाइंड एज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू बॉडीज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। मतलब दो बॉडीज एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई करते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे सबसे क्लासी पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज नॉट एसेंशियल। क्या लिखा हुआ है? फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज नॉट एसेंशियल। अब इसमें क्या हो रहा है भाई साहब? इसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है। अब इसके पास क्या रखे हुए हैं? बहुत सारे रखे हुए हैं आयरन फिलिंग्स, ठीक है। आयरन के टुकड़े रखे हुए हैं बहुत सारे, ये सब यहां पड़े हुए थे, ठीक है। अब पता है क्या होगा? ये जो मैग्नेट है ना, इसमें दूरियां तो हैं, ठीक है, लेकिन इन दूरियों के बावजूद ये खींच लेगा इसको। ये चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। तो भाई खींच कैसे लिया? बिना पहले, मतलब चिपकने के बाद तो कांटेक्ट हो ही गया, लेकिन जब वो पहले दूरी पे रखे हुए थे, तो बिना टच किए ही खींच लिया ना, बिना टच किए ही खींच लिया मैग्नेट ने। तो यहां पर इसमें क्या हुआ कि फोर्स तो अप्लाई करा, लेकिन बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के ही फोर्स अप्लाई कर लिया गया, ठीक है। इसको भी कोलिजन का ही दर्जा दिया जाता है। खास तौर से सबसे क्लासिक एग्जांपल इसका तब होता है जब किसी न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा होता है अल्फा पार्टिकल। क्या बोला मैंने? किसी न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा होता है अल्फा पार्टिकल। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक न्यूक्लियस है,
ये हमने क्या मान लिया, ये मान लिया हमने एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कौन कर रहा है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब अगर ये न्यूक्लियस है तो उसके पास चार्ज क्या होगा, अगर न्यूक्लियस है इसके पास चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव का। अब इसके पास अप्रोच कौन कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है एक अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो मान लो भैया ये है एक लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, और यहां पे आ कौन रहा है, यहां पे आ रहा है एक अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल यहां से अप्रोच कर रहा होगा इसको इस तरफ। ठीक है, अब क्या होगा जरा गौर करना अच्छे से, जब ये आएगा ना ऐसे ऐसे निकल जाएगा। पता है क्यों निकला ऐसे, बिकॉज अल्फा के पास खुद चार्ज होता है +2 प्रोटॉन्स का। ठीक है, और उसके बाद यहां पे इसके पास चार्ज क्या है, तो पॉजिटिव न्यूक्लियस ही है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास तो चार्ज होगा ही ना पॉजिटिव का। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा, प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्शन। जैसे ही यहां तक पहुंचा तो इतने डिस्टेंस पर ही फोर्स अप्लाई कर दिया और उसको रिपेल करवा दिया। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल कोलिजन का ही आता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, पक्का नोट करो, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया। तो कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब उसके बाद कोलिजन जो होते हैं ना वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, परफेक्ट लिख दिया, इसका मतलब ऑब्वियसली ये एक आइडियल केस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, आइडियल केस की बात चल रही है। जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉल है। ठीक है, और इसको मैंने अगर ड्रॉप करा है 100 सेंटीमीटर की हाइट से, अगर मैं इसको 100 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप करूं, टक्कर होगी जमीन पे, तो क्या होगा, कोलिजन। ठीक है, अब टक्कर होने के बाद अगर वो पत्थर, अगर वो बॉल जो है, अगर वो पूरा 100 सेंटीमीटर की हाइट तक रिबाउंस कर गई, मतलब एनर्जी बिल्कुल लॉस नहीं हुई। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली प्रैक्टिकल केस तो है ही नहीं, ये बहुत ही ज्यादा आइडियल केस है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, 100 से मैंने ड्रॉप करा और पूरे 100 सेंटीमीटर उसने रीगेन कर ली, तो भाई इसे कहा जाएगा परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, बट क्या ऐसा पॉसिबल होता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ड्रॉप करने वाला केस है भाई 100 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप करना है, ऐसा नहीं कि फेंक दिया। अब तुम बोलो मैंने फेंका, अब वो उसके ऊपर उछक गई जहां पे पहले थी, भाई फेंकने में तो आपने एनर्जी सप्लाई कर दी ना, इसके पास जितनी एनर्जी थी, मान लेगा 100 सेंटीमीटर की हाइट है और 100 जूल की एनर्जी है, जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो भाई जब वो जमीन पे हिट करेगा तो अगर मान ले कुछ भी लॉस नहीं हुआ एनर्जी का, बहुत ही हाइपोथेटिकल केस। ठीक है, अगर मान ले कुछ भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो ये बॉडी गई, टकराई और वापस कहां तक आएगी, 100 तक, अगर वो तब पॉसिबल है जब बिल्कुल एनर्जी का लॉस हो ही ना, विच इज एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, नाउ गो विद द फ्लो। तो एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। दूसरा क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, बिल्कुल ही रिबाउंड नहीं कर दी। ठीक है, बिल्कुल ही रिबाउंस नहीं हुआ, तो वहां पे कहेंगे इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन दो तरह के हमको पढ़ने हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। अब जरा गौर करिए सबसे की फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में सबसे की फीचर तो ये होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड और टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड। ये होता है इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की, तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बस एक ही चीज का अंतर आता है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड नहीं होती है। किसमें, अगर आप बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन में, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन अदरवाइज वायलेट हो जाता। और उसके बाद आता है फिर मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व। ठीक है, क्योंकि इस पर भी तो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहां पे तीनों ही चीजें कंजर्व्ड होती हैं, कहां पर, इलास्टिक कोलिजन के अंदर। लेकिन अगर आप बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की, तो वहां पे टोटल एनर्जी और मोमेंटम ही कंजर्व्ड होता है, हालांकि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ये सबसे बड़ा की फीचर है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कोलिजन पढ़ने के टाइम पे। ठीक है, समझ गए आप इस बात को, पक्का। चले 3 2 1 रेडी गो डन। चलो क्लियर करें उसको। Perfectly elastic collision is that in which there is no change in the kinetic energy of the system। अगर kinetic energy में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है तो इसी को तो कहा जाता है कि kinetic energy conserved है, which means that total energy before and total energy after the collision is exactly equal। ठीक है, बहुत बढ़िया, तभी तो conserved है। For example, collision between atomic and subatomic particles are perfectly elastic collision in nature near। ठीक है, उसके बाद क्या है, perfectly inelastic
कोलिजन, यहां पे ऑब्वियसली बात है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक है, और यहां पे बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर द इंपैक्ट। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो टक्कर के बाद जो दो बॉडीज होती है ना वो एक दूसरे में चिपक जाती हैं। इस बॉडी का मास m है और इस बॉडी की वेलोसिटी u1 मान लेते हैं, ये छोटी सी बॉडी का मास m है और ये वाली बॉडी मान लिया अभी रेस्ट पर है, ठीक है। अगर इसके बीच में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, क्या हो गया, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो टक्कर के बाद दोनों बॉडीज आपस में चिपक जाते हैं और ये फिर एज अ पूरा कंप्लीट सिस्टम मूव करता है, ठीक है, ये फिर एज अ पूरा कंप्लीट सिस्टम मूव करेगा विथ एनी सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। ये क्लासिक एग्जांपल होता है फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जहां पे इंपैक्ट के बाद दो जो बोथ बॉडीज होती हैं दे बेसिकली स्टिक टुगेदर फॉरएवर, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोग को, पक्का, डन, क्लियर। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नोट दैट लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन बोथ, ठीक है भाई। लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी जो होती है ना वो दोनों ही टाइप के कोलिजन्स में कंजर्व्ड है, इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड। किस पे खेल होता है, काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, बधाई हो, लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी ही इकलौती वो चीज है जो कंजर्व नहीं होने वाली है, ठीक है। चले ओके, क्लियर करें इसको। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोग को, है ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। इसके लिए मैं आपको जरा सा ना एक बार डायग्राम पे आपको लेके चलता हूं। पहले आपको मैं दिखाता हूं कि बिफोर कोलिजन क्या होता है, कोलिजन होने से पहले कहानी कैसी चल रही थी, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन हो ये रहा था, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का मास कितना है, इस बॉडी का मास m1 है और इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, u1 के बराबर है, ठीक है। और जस्ट बगल में एक और बॉडी है, इस वाली बॉडी का मास कितना है, इस बॉडी का मास m2 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है मान ले u2 के बराबर, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है, अब अगर मान ले ऐसा होता है कि पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है और दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी कम है, तो मतलब ये तेज चल रही है, स्लो चल रही है। अगर ऐसा होगा तो टकराना तो लाजमी है ना भाई साहब, टक्कर तो यहां पर हो ही जाएगी, ठीक है। जब टक्कर हो गई, इसका मास क्या है, m1 है, इसका मास क्या m2 है। टक्कर होने के बाद अब जो कहानी होगी वो होगी आफ्टर कोलिजन। टक्कर होने के बाद अब जो कहानी होगी वो होगी आफ्टर द कोलिजन। अब क्या होगा आफ्टर कोलिजन, तो जरा गौर करा जाए। देखिए, जैसे मान लिया अब ये पहली वाली बॉडी है, ठीक है, इसका मास कितना है, इसका मास था m1 के बराबर। टक्कर होने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, अब हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी पहली वाली बॉडी की। वैसे ही ये दूसरी वाली बॉडी है, इसका मास क्या था पहले m2 के बराबर, अब भी मास क्या रहेगा m2 के बराबर, बट अब चेंज हो जाएगी वेलोसिटी, तो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ दूसरी वाली बॉडी, ठीक है। एक बात सुनो, जब टक्कर हुई ना तो पहली वाली बॉडी ने अपनी वेलोसिटी, अपनी एनर्जी कोलिजन के दौरान, जब टक्कर हुई तो पहली वाली बॉडी ने अपनी वेलोसिटी या अपनी एनर्जी कोलिजन के दौरान दूसरी वाली बॉडी को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। तो अब ये दूसरी वाली बॉडी को एनर्जी गेन हो रहा है हल्का सा और पहली वाली बॉडी को एनर्जी लॉस हो रहा है हल्का सा, ठीक है। तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो v2 बड़ा होगा, v1 छोटा होगा, ठीक है। एक बात तुमने और नोट करी, यहां पर दोनों बॉडीज में अप्रोच हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों बॉडीज में अप्रोच हो रहा है। इसको लिख दूं क्या मैं पिंक कलर से, इन दोनों बॉडीज में क्या हो रहा है, अप्रोच, और इन दोनों बॉडीज में क्या हो रहा है पता है, इन दोनों बॉडीज में हो रहा है सेपरेशन। तो पहले क्या हुआ था, अप्रोच हुआ, अब क्या हो रहा है, सेपरेशन। अब यहां पे आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, ई से करेंगे उसको रिप्रेजेंट। अब ये होता है भाई साहब रिलेटिव वेलोसिटी, सुनना अच्छे से, ये क्या होता है, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। भाई साहब फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है, फाइनली बॉडीज अप्रोच थोड़ी कर रही हैं, फाइनली बॉडीज क्या हो रही है, सेपरेट हो रही हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और नीचे आ जाएगा आपके सामने दिस इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई सीधा सवाल आएगा इस पे, सीधा एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन नीचे क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब उसके बाद कहानी में क्या आने वाला है, पहली बात समझ जाओ, ये वेलोसिटीज का ही रेशियो है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये बात तो हमने पहली फुर्सत में पकड़ ली कि भाई साहब दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये बात हमने पकड़ ली पहली फुर्सत में, अब जरा गौर किया जाएगा इस पे अच्छे से। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेट होने के बाद v2 की वैल्यू बढ़ी है, माइनस v1 छोटा है, अपॉन अप्रोच क्या है, अप्रोच में भाई u1 बड़ा है और u2 छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये होती है भाई साहब
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की कहानी, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, किसकी बात करते हैं आप, अगर बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, तो इलास्टिक कोलिजन के दौरान सबसे खास फीचर जो आपको पता होना चाहिए फॉर इलास्टिक कोलिजन वो ये है कि इलास्टिक कोलिजन में ना अगर आप ई पर ध्यान दें, किस पर ध्यान दें, ई पर अगर आप ध्यान देंगे तो ई की वैल्यू आती है 1 के बराबर। ई की वैल्यू किसके बराबर आती है, ये आती है 1 के बराबर। ये दिल में बिठा लो अच्छे से, ठीक है, बिकॉज ये काम आने वाला है बहुत जबरदस्त तरह से, ठीक है। तो ये वाला काम तो आपका हो चुका है। तो ये रहा आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। बस अब बस एंडिंग पे आ चुके हैं इसके, ठीक है। तो जल्दी इसको गायब किया जाए। चलो, ये थी सी कहानी। उसके बाद क्या था, ई की वैल्यू 1 के बराबर होती है फॉर इलास्टिक कोलिजन, और अदरवाइज 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है फॉर एनी अदर टाइप ऑफ कोलिजन, ठीक है। चले, क्लियर दैट, पक्का ये वाली कहानी आपको आई गेस समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या होता है भाई, टक्कर के बाद जो वेलोसिटीज होंगी ना, टक्कर के बाद ये देखो भाई, टक्कर के बाद v1 हो गया, v2 हो गया, तो v1 और v2 की जो वैल्यूज होंगी वो पूरे डेरिवेशन को करने के बाद हमें समझ में आया था कि भाई साहब ऐसी आ रही थी कुछ वेलोसिटीज, ठीक है। तो इसको भी दिल में बिठा लो अच्छे से, बिकॉज ये काम आने वाला है, सीधे आएगा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आएगा इसका। चले, ठीक है। तो आई गेस आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब जाके आपका खत्म होता है ये वर्क एनर्जी पावर का कंप्लीट चैप्टर रिविजन। सारे इंपॉर्टेंट टर्म, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट सब आपको करवा दिए गए। आपका काम बस ये बनता है कि वापस से एक बार तरीके से रिवाइज कर लो, और रिवीजन के बाद अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो भाई साहब चालू हो जाइए पूरा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। हर क्वेरी का जवाब आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।